हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 28 नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मुगल गार्डन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुगल गार्डन्स के बारे में यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें इसमें से सही हैं। These represents humans coexist in perfect harmony with all elements of nature. Some of the typical features include pools, fountains and canals inside the garden. The Aram Bagh of Agra is thought to have been the first Char Bagh in South Asia. देखिए, ये जो मुगल गार्डन्स होते थे, इनकी स्टाइल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी बाय द पर्शियन गार्डन्स। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो चार बाग स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें कि कोशिश की जाती है एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करने का अर्थली यूटोपिया की, जिसमें कि ह्यूमंस को एग्जिस्ट करते हैं इन द परफेक्ट हार्मोनी विद द ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो सिग्निफिकेंट यूज है रेक्टिलिनियर लेआउट्स का, वो वॉल्ड इंक्लोजर्स के साथ बना होता था। कुछ इसमें से फीचर्स हैं जैसे कि पूल्स और फाउंटेन्स और कैनल्स वगैरह इनसाइड द गार्डन्स। और इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे मुगल गार्डन्स मौजूद हैं जो कि डिफर करते हैं फ्रॉम देयर सेंट्रल एशियन प्रेडिसेसर्स विद रिस्पेक्ट टू हाईली डिसिप्लिन ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें पूल्स, फाउंटेन्स और कैनल्स भी मौजूद होते थे। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो फाउंडर है मुगल एम्पायर के, कौन है? बाबर। इन्होंने अपनी फेवरेट टाइप ऑफ गार्डन को डिस्क्राइब किया एज अ चार बाग। और जो आरम बाग है आगरा का, ऐसा माना जाता है कि ये पहला चार बाग है साउथ एशिया का। और बाबर ने फिर बाद में अपने गार्डन्स बनवाए थे लाहौर और ढोलपुर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली तीनों बातें बिल्कुल सही थी मुगल गार्डन से रिलेटेड। आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड एसोसिएटेड इंसिडेंट्स आर मैच्ड करेक्टली। यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज के नाम इस साइड दिए हुए हैं और यहाँ पे एसोसिएटेड इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा पेयर इसमें से सही है। भगत सिंह लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगत सिंह को डेथ की सजा सुनाई गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, बिल्कुल सही है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन एक्शन, एक्चुअली राम प्रसाद बिस्मिल, ना सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल बल्कि अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, इनको भी डेथ की सजा सुनाई गई थी इनके इन्वॉल्वमेंट के लिए इन द काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड है यहाँ पे, प्रीति लता वादेदर अटेम्प्टेड टू असैसिनेट द बंगाल गवर्नर। एक्चुअली प्रीति लता वादेदर जो हैं, इन्होंने चित्तागोंग आर्मरी को ज्वाइन कर लिया था और इसी के साथ ये पहली बंगाली वुमेन थी जिन्होंने आर्म्स टेकअप किए थे, यानी कि हथियार उठाए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। और प्रीति लता को अभी भी आयरन लेडी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी ऑफ बंगाल किस लिए? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था फॉर हर कंट्री। ठीक है, तो ये जो है बंगाल गवर्नर के असैसिनेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और लास्ट है बीना दास चित्तागोंग आर्मरी रेड। बीना दास एक्चुअली मेंबर होती हैं क्षत्रिय संघ की, जो कि एक सेमी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वुमेन इन द कोलकाता। ठीक है, और 1932 में इन्होंने ट्राई किया था कि बंगाल गवर्नर स्टैनले जैक्सन को असैसिनेट किया जाए इन द कॉन्वोकेशन हॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ें उलट गई हैं, बीना दास इधर होना चाहिए और प्रीति लता इधर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3, 4 गलत है। आंसर इज ओनली 1 and 2, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी सही हैं। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन। सेकेंड है, इंडिया डज नॉट हैव अ डोमेस्टिक अजाइलम फ्रेमवर्क। और थर्ड है, पीपल हु क्रॉस द बॉर्डर्स इन क्वेस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेटरमेंट और बिकॉज दे आर फ्लिंग पॉवर्टी, अनार्की और एनवायरमेंटल डिजास्टर डू नॉट क्वालिफाई एज रेफ्यूजीज। देखिए, हाल ही में प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था लोकसभा में, जिसमें इन्होंने प्रपोज किया था कि रेफ्यूजी और अजाइलम लॉ को हमें इनैक्ट करना चाहिए। इसमें इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए थे कि किस तरह से आप अजाइलम सीकर्स और रेफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनके जो स्पेसिफिक राइट्स हैं उनको प्रेस्क्राइब किए जाएंगे एज पर देयर स्टेटस एंड लेवल। और नेशनल कमीशन फॉर अजाइलम भी फॉर्म किया जाएगा, जिससे कि ऐसे सभी एप्लीकेशंस को रिसीव किया जा सके और फिर डिसाइड किया जा सके कि क्या वो एज अ रेफ्यूजी या फिर एज अ अजाइलम कंट्री के अंदर आ सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है,
तो वर्ल्ड रेफ्यूजी में ऐसे लोग शामिल हो गए जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी होम कंट्रीज को छोड़ा और उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया बिकॉज ऑफ अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन इन देयर होम कंट्रीज। ठीक है, और कौन से बेसिस पे? तो ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन। ठीक है, तो इसका मतलब वो सारे लोग जिन्होंने बॉर्डर्स को क्रॉस किया इन क्वेस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेटरमेंट या फिर इस वजह से कि वो पॉवर्टी को वहाँ फेस कर रहे थे या फिर एनवायरमेंटल डिजास्टर की वजह से, तो ऐसे कोई भी लोग रेफ्यूजीज नहीं हैं, दे डू नॉट क्वालिफाई एज रेफ्यूजीज। और ना ही ऐसे लोग जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ वॉर, कन्फ्लिक्ट और फियर ऑफ परसिक्यूशन, ये सारे लोग भी रेफ्यूजीज में नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ना तो सिग्नेटरी है 1951 यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन का और ना ही हमारे पास अब तक डोमेस्टिक असाइलम फ्रेमवर्क मौजूद था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया एज अ सिग्नेटरी, ये बात गलत हो जाएगी। और 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया था कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना होगा सभी ह्यूमन बींग्स को जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, क्योंकि वो इंजॉय करते हैं राइट्स जो कि उनको गारंटी करती है आर्टिकल नंबर 40, 20 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना सिर्फ इंडियंस को बल्कि सारे के सारे सिटीजन्स को। ठीक है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं ये सारे के लिए होते हैं। और बेस्ड ऑन दिस सुप्रीम कोर्ट ने फिर फोर्सिबल एविक्शन ऑफ चकमा रेफ्यूजीज को स्टॉप कर दिया था जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में एंटर किया था इन द ईयर 1995 इन द लैंडमार्क NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश केस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इंडिया इज अ सिग्नेटरी, नो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, ये वाला गलत हो जाएगा। इंडिया डज नॉट हैव अ डोमेस्टिक असाइलम फ्रेमवर्क, ये बात बिल्कुल सही है। पीपल हु क्रॉस बॉर्डर्स इन क्वेस्ट ऑफ दिस एंड दिस डू नॉट क्वालिफाई एज रेफ्यूजीज, तो ये रेफ्यूजीज के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे 2 and 3 सही है, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट द हड़प्पन साइट्स इज आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन सी बातें हड़प्पन सिटी से रिलेटेड हैं जो सही हैं। Citadel were on the western side of the cities. Great Bath was built in the Citadel area. देखिए ज़्यादातर हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, जिसमें से जो वेस्ट का हिस्सा था वो स्मॉल होता था लेकिन थोड़ा सा ऊंचा होता था। ठीक है, ऊंची जगह पे लाई करता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया एज द सिटाडेल पार्ट। और जनरली जो ईस्ट वाला एरिया होता था ये ज़्यादा बड़ा होता था लेकिन ये लोअर साइड में होता था। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते थे? लोअर टाउन। वेस्ट वाले हिस्से को सिटाडेल और ईस्ट वाले हिस्से को लोअर टाउन। तो ज़्यादातर जो वॉल्स होती थी वो बेक्ड ब्रिक की बनाई गई होती थी सारे ही हिस्सों में, और ब्रिक्स को परफेक्टली बेक किया जाता था कि वो 1000 of years तक चल पाएं। और ये जो ब्रिक्स थी इनको एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिल्ड किया गया था, जिसके बाद जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। कुछ ऐसी सिटीज़ थी जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनवाए गए थे ऑन द सिटाडेल, जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत स्पेशल टैंक हमें मिलता है और इसी को आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया था ग्रेट बाथ का, वो मोहनजोदड़ो के इसी एरिया में बना था। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। सिटाडेल हम वेस्टर्न साइड को बोलते हैं सिटीज़ के, और ग्रेट बाथ को सिटाडेल एरिया में बनवाया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स फॉलोड द रिपब्लिकन मॉडल ऑफ पॉलिटी इन द एरा ऑफ महाजनपद्स, दैट इज 600 BCE। तो कौन कौन से इसमें से महाजनपद हैं जिन्होंने फॉलो किया रिपब्लिकन मॉडल ऑफ पॉलिटी को इन द एरा ऑफ महाजनपद? मल्लास, वाजीज एंड वत्सा। देखिए जो रिपब्लिकन क्लैन होता है मल्लास का, वो था इन द नेबरहुड ऑफ वाजीज जो कि एक रिपब्लिकन महाजनपद है। वैशाली इसके अलावा कैपिटल होती थी वाजीज की, और वैशाली को आइडेंटिफाई किया गया था विद द बसारा इन द मॉडर्न वैशाली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो लिच्छवीज थे ये मोस्ट पावरफुल क्लैन होती थी वाजी कॉन्फेडरेसी की, और वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ मल्लाज फॉर्म किया गया था कुशीनारा में, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। इसके अलावा दूसरी मल्ला की कैपिटल थी पावापुरी। पावापुरी कौन सी जगह है? जहाँ पे लॉर्ड महावीर का देहांत हुआ था। और वत्सा एक किंगडम होती है एक्चुअली, जिसकी कैपिटल होती है कौसाम्बी में। कौसाम्बी कहाँ पे है? नियर इलाहाबाद। और वत्सास जो थे ये कुरु क्लैन को बिलोंग करते थे, जो कि शिफ्ट हुए थे फ्रॉम हस्तिनापुर, और कहाँ पे सेटल डाउन हुए थे? एट कौसाम्बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो मल्लास और वाजीज हैं इन्होंने फॉलो किया था रिपब्लिकन मॉडल ऑफ पॉलिटी को इन द एरा ऑफ महाजनपद, जबकि वत्सा ने नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और धीरे धीरे आप ज़रूर सीख रहे होंगे कि किस तरह से आपको हर स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और फिर अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। तो कल फिर हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.